नमस्कार दोस्तों। तो जब से एससीओ समिट जो है वो खत्म हुई है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप टैरिफ पॉलिसी को पूरी तरीके से डिजास्टर्स यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये जो विरोध है वो पूरी दुनिया का तो विरोध छोड़ दीजिए, भारत की तरफ से विरोध तो छोड़ दीजिए, खुद यूएस के अंदर से ये विरोध हो रहा है। सबसे पहले तो अपोजिशन यानी कि डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने ट्रंप को पूरी तरीके से इस पर टारगेट करना शुरू किया है कि भाई हम लोग इतने सालों से जो हम लोगों ने मेहनत करी भारत के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा कॉपरेशन बनाने की, एशिया में एंटर करने की, उसको आपने एक झटके में मठिया मेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेट्स की बात नहीं है, कुछ जो विरोध है वो आपको अंदर रिपब्लिकन्स के अंदर से भी दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कुछ लोगों को हटाना शुरू किया है, कुछ आपको पता होगा कि फेडरल मतलब गवर्नर्स को हटाना शुरू किया, और उसके बाद कई रिपब्लिकन्स जो लीडर हैं उनको साइडलाइन करने की कोशिश। ये सारा कुछ यूएस में इतना कुछ चल रहा है इस टाइम पर यूएस पॉलिटिक्स में कि जिसको आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। बस ट्रंप का सुबह उठते हैं डंकापति ट्रंप और कोई डिसीजन लेते हैं और वो बस फॉलो कर दिया जाता है, कुछ सोचा नहीं जाता है। फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन, हालांकि फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन का तो क्लियर कट मतलब झगड़ा है डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं मुझे ये इंसान पसंद नहीं है। और जॉन बोल्टन भी कहते हैं कि ये इंसान थोड़ा दिमाग का कम इंसान है, कुछ भी डिसीजन लेता रहता है। तो इनकी तो खैर लड़ाई चली आ रही है। तो यूएस के जो फॉर्मर एनएसए हैं जॉन बोल्टन, जिनको बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी मेकर माना जाता था एक टाइम पर, वो जॉन बोल्टन जिन्होंने रिजाइन कर दिया था ट्रंप के रहते ही, तो उस जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है डिजास्ट्रस है और ये यूएस के लिए बहुत ज़्यादा खतरा लेकर के आएगी। कल आपने देखा था कि भारत ने, किंजल सर ने इसको कवर भी किया था कि भारत ने किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना बॉन्ड को ऑलरेडी शुरू कर दिया है। उसी नज़रिए से आप इस चीज़ को देखिएगा कि जो बात जॉन बोल्टन कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, और उन्होंने ट्रंप पॉलिसी को अगर डिजास्टर्स कहा है तो वो सच में डिजास्टर्स है। और ये हीट जो है यूएस में ऑलरेडी फील होने लगी है। जॉन बोल्टन का ये भी मानना है कि ट्रंप ने वो कर दिया जो आज तक यूएस, जिसके लिए माना जाता था कि जो कंट्रीज एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखती थी, एनिमीज की तरह देखती थी, ट्रंप ने क्या किया, उन दो बहुत बड़े वर्ल्ड पावर्स को एक साथ लाके खड़ा कर दिया है, जो अगेन वेस्टर्न पावर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इकोनॉमिकली ये बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि आपने सिर्फ दो कंट्रीज़ को साथ नहीं किया, आपने दुनिया की दो बड़ी पॉपुलेशंस को एक साथ कर दिया है, आपने दुनिया के दो बड़े ग्लोबल मार्केट्स को एक साथ कर दिया, जो बहुत ज़्यादा खतरे में होगा। अब ये सब हो ही रहा था, ये सब चल ही रहा है, लेकिन उसके जैसे ही एससीओ समिट खत्म हुई है, आपने एक चीज़ देखा होगा कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शुरू हुआ है कि वेस्टर्न मीडिया ने, चाहे रूटर्स की बात करिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करिए, आप कोई भी गार्जियन की बात करिए, सबने एक तरीके से अपना प्रोपोगंडा स्टार्ट कर दिया। आदेश ऊपर से मिल गया होगा, प्रोपोगंडा स्टार्ट है, भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया है। भारत को ही नहीं, भारत, रशिया, चाइना के पूरे ट्रायो को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, तो दोनों तरफ का दो तरफा डिस्कशन करते हैं। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 से 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया। 24,999। देखिए 31 अगस्त तक हमारा प्राइस जो था वो कम था, मैंने आपको बोला था 31 अगस्त के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। 24,999 में अब आप ये फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, प्लस इसमें आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इस प्रोग्राम को 2 साल या उससे अबव का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस केस में आपको अनअकैडमी सीएससी अश्योर प्रोग्राम मिल जाएगा। अब इस पूरे बैच के अंदर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो क्वालिटी का कोई टेंशन है ही नहीं इस बैच के अंदर। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए और उसके बाद हमारे साथ जुड़िए और अपना यूपीएससी का सपना पूरा करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो फॉर्मर एनएसए रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं जॉन बोल्टन, और उन्होंने 2019 में ट्रंप से ही परेशान होकर के रिजाइन कर दिया था। उनका मानना था कि ट्रंप जो है, उनकी और ट्रंप के डिसएग्रीमेंट्स मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को लेकर के थे। उनका मानना था कि ट्रंप जो है बहुत बड़ा इशू करा सकते हैं मिडिल ईस्ट में। वो उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो कंट्रीज अभी चुप बैठी हुई हैं वो भी आपस में लड़ने लगेंगी। ट्रंप ने एक पूरा मतलब झगड़ा करा सकते हैं। वही काम ट्रंप का एशिया को लेकर के भी बहुत नाखुश थे कि ट्रंप का जो तरीका है एशिया को डील करने का बहुत गलत तरीका है। उनको पता नहीं है कि एशियंस जो हैं वो बहुत ही कल्चरल कंट्रीज़ हैं, और कल्चरल हैं उसके साथ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा होता है एशियन कंट्रीज़ का। आप उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स ट्रंप और जॉन बोल्टन में रहे थे। उन्होंने बाद में रिज़ाइन कर दिया था। उसी जॉन बोल्टन ने कहा
कि जो इतने साल से यूएस ने कोशिश की है, यूएस के इतने सारे प्रेसिडेंट्स ने कोशिश किया है कि किसी तरीके से एक बहुत अच्छा रिलेशन भारत के साथ सेटअप हो। भारत एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पावर है एशिया के अंदर में, लेकिन उस सारे एफर्ट को एक झटके में ट्रंप की डिजास्ट्रस जो ट्रंप टैरिफ पॉलिसी है उसने मठिया मेट कर दिया। और ये बात सही भी है। इसको अगर आप और ज़्यादा एनालाइज करके देखो, अभी हम आगे इसी में देखेंगे, विल डेल्व डीप इनटू इट, तो इसमें आप सोवियत यूनियन के साथ भारत पूरी तरीके से अटैच था कोल्ड वॉर एरा में। यही उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर के टाइम पर भारत जो है वो पूरी तरीके से सोवियत यूनियन के साथ था, लेकिन धीरे धीरे करके भारत जो है वो अब यूएस से अच्छा रिलेशन बना था और अब वो एक न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को लेने लगा था। यूएस से भी रिलेशन साथ में चल रहे थे साइड बाय साइड, और रशिया से तो उसके रिलेशन थे ही। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा कर दिया कि वो वन साइडेड गेम हो चुका है पूरा, और एक ऐसा ट्रायो बनवा दिया है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। इकोनॉमिकली ये ट्रायो आपको बहुत जगह पर मात दे सकता है, जो अभी आपको फील नहीं हो रहा है। अभी कुछ आने वाले समय में ये आपको फील होगा। अब अगर आप देखो तो ये बात बिल्कुल ठीक बात भी है जो यहाँ पर जॉन बोल्टन कह रहे थे। जॉन बोल्टन जो यहाँ पर कह रहे थे ना कि ये एक ऐसा ट्रायो है जो आपको बहुत मात देगा, और इसीलिए यूएस लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से अच्छे रिलेशन बन पाए भारत से। तो ये रिलेशनशिप की शुरुआत साल 2000 से होती है। साल 2000 में सबसे पहली, कहते हैं 22 साल में सबसे पहली यूएस प्रेसिडेंशियल विजिट हुई थी। बिल क्लिंटन, जो आपको तस्वीर में यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिले, बिल क्लिंटन पहली बार भारत आए और यहाँ से यूएस इंडिया रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। कहते हैं कि 22 साल में पहली बार कोई यूएस प्रेसिडेंट भारत आया था, और उसके बाद ये जो पूरा मतलब यूएस इंडिया रिलेशनशिप है वो डेवलप होती चली गई। सबसे सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट हुई थी वो 2001 में हुई थी। आपको पता है कि 9/11 के अटैक जो हुए उसके बाद से यूएस और भारत, क्योंकि भारत भी ग्रसित था टेररिज्म से, यूएस को की जो परिभाषा थी टेररिज्म की बड़ी डिफरेंट थी इन लोग की। लेकिन जब इन लोगों के ऊपर खुद ये चीज़ आकर के पड़ी, जब खुद टूट पड़ी, तब यूएस को महसूस हुआ, और यूएस और इंडिया जो है वो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स जो है वो साथ करने लगे, मिलिट्री इंटेलिजेंसेस शेयर करने लगे, मिलिट्री एक्सरसाइज शेयर करने लगे। ये एक माना जाता है बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था, जिससे यूएस ने का पाकिस्तान का असली चेहरा यूएस के सामने आया, और यूएस ने अपनी दूरी कसी पाकिस्तान से कि भाई ये तो बहुत रोग कंट्री है, ये तो टेररिस्ट को पनाह देती है। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एनएसएसपी कहते हैं, जिसमें स्पेस इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर इंटेलिजेंस, हाई लेवल ट्रेड कोऑपरेशन जो है वो भारत और यूएस के बीच में हुए। और उसके बाद फिर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट हुआ, यानी कि यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ यहाँ पर। और ये सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट ने एक तरीके से सबसे बड़ा मतलब गेम चेंजर था, जिसने इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर रिकॉग्नाइज किया। और इसमें भी यूएस ने बहुत एफर्ट किए इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर असाइन करने में। ऑल्दो एनपीटी इंडिया ने साइन नहीं किया था, उसके बाद भी यूएस ने रिकॉग्नाइज किया था इंडिया को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। और उसके बाद फाइनली एनएसजी वेवर दिलवाने में यूएस का कहते हैं बहुत बड़ा रोल था। 2008 में जबकि एनपीटी इंडिया ने साइन नहीं किया था, तब भी इंडिया को ये अलाउ किया गया कि वो न्यूक्लियर ट्रेड कर सकता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ यूएस की वजह से हो पाया था। तो आप देखिए किस तरीके से साल दर साल जो है वो रिलेशनशिप इंडिया यूएस का इंक्रीज होता चला गया, यानी कि बढ़ता चला गया। उसके बाद सरकार चेंज हुई, वहाँ पर बराक ओबामा जो है वो विजिट करते हैं, बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं, बराक ओबामा विजिट करते हैं, और यहीं से जो शुरुआत है, जो चर्चा है इस चीज़ की कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट के लिए अब दावेदारी ठोकनी चाहिए, वो उसकी शुरुआत एक्चुअल में 2010 से हुई थी, जहां पर यूएस ने बोला था, यूएस ने आश्वासन दिया था कि वो भारत का सपोर्ट करेगा अगर भारत अपनी यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए दावेदारी ठोकता है, और इसीलिए ओबामा यहां पर आए थे। उसके बाद इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित कर दिया यूएस ने 2016 में। उसके बाद आप देखोगे कि लिमोआ 2016 में साइन हुआ, और लिमोआ के तहत, लिमोआ बेसिकली एक एग्रीमेंट था, इसको लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, जहां पर दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्रीज को ये अलाउ होता है कि वो एक दूसरे की जो बेसेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सप्लाईज के लिए, अपने रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये साइन हुआ। कॉमकासा एग्रीमेंट साइन हुआ, कम्युनिकेशंस में हमने डील करना शुरू किया, कम्युनिकेशन शेयर करना शुरू किया, मतलब कम्युनिकेशन लाइन सेटअप की अपनी। और उसके बाद फिर 2+2 डायलॉग, और उसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से क्वाड का रिवाइवल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेका एग्रीमेंट 2020 में साइन होता है, जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस शेयर करने की बात थी और एडवांस मिलिट्री कोऑपरेशन की बात थी, जो बेका एग्रीमेंट में की गई थी। 2020 में एग्रीमेंट साइन होता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने ही इसको साइन किया था। उसके साथ में फिर ICET होता है, और उसके बाद मतलब डिफेंस ट्रेड, आप चिन्यूक हेलीकॉप्टर एक्सचेंज और ये सब डील जो है डिफेंस डील, वो भारत और यूएस के बीच में होती। कहने का मतलब साफ है कि इस तरीके से साल दर साल, साल 2000 से स्टार्ट करके 2023 तक, 24 तक बल्कि,
इंडिया यूएस रिलेशनशिप बन रही थी। थोड़ा सा आप मान सकते हो कि 2020 के बाद इसमें एक रुकावट जरूर आई, क्योंकि अब जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा इंडिया सेंट्रिक गवर्नमेंट नहीं थी। आपको पता ही है कि जो काम था वो प्रेसिडेंट करते नहीं थे, प्रीवियस प्रेसिडेंट, और वो सारे काम नीचे के लेवल पर होते थे। कमला हारिस वगैरह के हाथ में सारी पावर थी और वो लोग बहुत ज़्यादा इंडिया सेंट्रिक थे नहीं, तो उससे ज़रूर डिसरप्शंस थे और डिसरप्शंस हुए। लेकिन 2020 तक लगभग हर यूएस प्रेसिडेंट ने कोशिश करी कि किसी तरीके से इंडिया से अच्छा रिलेशन बनाया जाए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि इंडिया की इंपॉर्टेंस जो एशिया में है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और एक ग्लोबल वर्ल्ड पावर बनते चला जा रहा है इंडिया बहुत तेज़ी से, और वो बहुत यूज़फुल रहेगा। उसी के बारे में जॉन बोल्टन ने कहा कि ये सारे एफर्ट्स को एक झटके में इन्होंने खत्म कर दिया। अब इंडिया जाकर के एक ऐसे ट्रायो में खड़ा है जहां पर 3 बड़ी वर्ल्ड पावर जो हैं वो साथ में आ चुकी हैं और यूएस को अलग थलग कर दिया गया है, और जापान ने भी यहां पर यूएस को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये और है कि जॉन बोल्टन जो कि लगातार ट्रंप के ऊपर मतलब तंज कस रहे हैं, कल मतलब लास्ट मंथ बोल्टन के घर पे कुछ यूएस के जो एफबीआई एजेंट्स हैं वो वहाँ पर पहुँच गए कि इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं जी। कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को लेकर के इन्वेस्टिगेशन जो है उनका चलने लगा। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भाई आप जॉन बोल्टन को क्या इसीलिए टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो आपके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सारी चीज़ों को, आपकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा आई एम नॉट हिज वेरी बिग फैन। जेडी वांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बस स्टार्टिंग स्टेज है जॉन बोल्टन के फाइल्स को चेक करने में, अभी तो बहुत अंदर जाएगी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से जो भी यूएसए में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है उसको पूरी तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भर के टारगेट करने का प्रयास कर रही है। अब अगर आप देखो कि वेस्टर्न मीडिया ने जैसे ही एससीओ समिट खत्म हुआ है अपना प्रोपोगंडा किस तरीके से शुरू किया है, तो रूटर्स का यहाँ पर आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा। रूटर्स ने कहा कि जी जिनपिंग ने मतलब कारपेट्स बिछाई किसके लिए, तो यहाँ पर यूक्रेन वॉर अग्रेसर्स लिखा गया है। अब देखो कंट्रीज का नाम नहीं लिखा है, यूक्रेन वॉर अग्रेसर्स लिखा है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे आपका खून खोल जाएगा। चलो रशिया तो है इसमें, लेकिन उसके साथ बेलारूस है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इसमें यह थी, इस आर्टिकल में टारगेट किया गया भारत को कि भारत भी यूक्रेन वॉर अग्रेसर्स में से एक कंट्री है, और उन सबको जी जिनपिंग ने अपने यहाँ पर बुला करके उनकी आवभगत की, और ये एक बहुत गलत ग्रुप जो है वो ग्रुपिंग जो है वो बनाई जा रही है। दूसरी तरफ एक और आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। ये आर्टिकल तो खैर चलो, ये आर्टिकल तो सही कह रहा है कि जी जिनपिंग ने एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाना, वर्ल्ड ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया है, और भारत और रशिया आ चुके हैं यहाँ पर चाइना के साथ, और एक बहुत खतरनाक ट्रायो बन चुका है। लेकिन कई सारे ऐसे आर्टिकल्स थे जो यहाँ पर दिखाने लायक भी नहीं है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल था, अब वो आर्टिकल कल मैं पढ़ रहा था, वो आर्टिकल आज सुबह उस सेम लिंक पर नहीं है। वो आर्टिकल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इट हैज़ बीन टेकन डाउन, लेकिन उसमें कितने गलत तरीके से जो भारत, चाइना और रशिया की पार्टनरशिप बन रही है, इसको एक्सिस पावर से कंपेयर कर दिया था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सिस पावर से कंपेयर कर दिया था। अब आप सोचिए कि किस तरीके से लोग प्रोपोगंडा सेट करते हैं, किस तरीके से प्रोपोगंडा रन करते हैं, और एक पूरा जो ईविल प्रोपोगंडा है वो चलाने की कोशिश ये लोग लगातार कर रहे हैं भारत के खिलाफ। ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि झूठ को बाय भी कर रहे होते हैं। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था कि हम जो ट्रंप का पूरा झूठ है ना उसको बाय भी किया है हमने कई जगहों पर। तो वो उस वेस्टर्न मीडिया के प्रोपोगंडा से बहुत ज़्यादा हमें दूर रहने की ज़रूरत इस पॉइंट ऑफ टाइम पर है। तो आई होप आपको हमारा आर्टिकल सही लग रहा है, आपको अब सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अब अगर आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो एक QR कोड दिखाई दे रहा है इस QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।